दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 17th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हमने देखा और हमने पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमने निकाली। अब उसके लिए हमने सॉलिड एंगल का भी इस्तेमाल किया। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो आज का जो एपिसोड है इसमें अगेन कुछ और नई सिचुएशंस को समझेंगे और फिर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए आज शुरुआत अगेन पॉइंट चार्ज से ही करेंगे। अब जरा सोचिए कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और मैं यहाँ पे कोई क्लोज्ड सरफेस ले रहा हूँ, कोई स्फीयर ले लेता हूँ, चलो कोई स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस में से कितनी लाइंस पास होंगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये कह सकते हो कि यहां से अगर मैं लाइंस को ड्रॉ करूं तो एक मिनट के लिए जरा समझिए। आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला हिस्सा है यहां से लेके यहां तक का, ये वाला हिस्सा जो जितना सॉलिड एंगल यहां पे बनाएगा, जो एक तरह से सामने है इसको, इस पॉइंट चार्ज विजिबल है, आप ये समझिए इस स्फीयर का वो हिस्सा जो विजिबल है, जो इधर से आप देख सकते हो, जो ये जितना सॉलिड एंगल बनाएगा उतना ही सॉलिड एंगल जो है वो आपका ये वाला भी बनाएगा, दूसरी साइड वाला उतना ही सॉलिड एंगल आपका ये जो छुपा हुआ हिस्सा है वो भी सेम सॉलिड एंगल बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइंस यहां से पास होंगी, जितनी लाइंस इस एरिया में से पास होंगी, जो विजिबल एरिया है, जितनी लाइंस यहां से पास होंगी उतनी ही लाइंस जो है वो यहां से क्रॉस करेंगी जो हिस्सा विजिबल नहीं है। तो आप जरा खुद सोचिए, यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना आएगा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? अगर मैं ये पूछना चाहूं आपसे कि इस चार्ज की वजह से इस क्लोज्ड सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो नेट आप आंसर क्या दोगे? जो नेट फ्लक्स जो निकलेगा वो 0 निकलेगा दोस्तों। इस क्लोज्ड सरफेस में से जो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगी वो 0 होंगी। आप बोलोगे सर 0 क्यों होंगी? भाई जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं। अगर लाइंस मेरी एंटर करती तो मैं बोलता कि फ्लक्स मेरा नेगेटिव होगा, और जब एरिया से, क्लोज सरफेस एरिया से मेरी बाहर की तरफ जा रही हैं तो मैं बोलूंगा कि फ्लक्स मेरा पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? हमने देखा है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट DA। अगर मैं D फाई की बात करूं तो E डॉट DA ये होता है ना हमारा फ्लक्स। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे जो एरिया की डायरेक्शन है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहां पे जो यहां से लेके यहां तक का जो फ्लक्स निकलेगा वो आपका नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? क्लोज्ड सरफेस में अगर आप एरिया देख रहे हो तो एरिया की डायरेक्शन किधर लेते हो आप लेते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहां पे जो एरिया की डायरेक्शन बनेगी वो इस तरफ आएगी और यहां पे जो एरिया की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आएगी जिधर एरिया है। इसका मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इंटरेस्टिंगली जितना यहां से लेके यहां तक का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा E डॉट DA करोगे, यहाँ पे हर पॉइंट पे आप E निकाल लो पॉइंट चार्ज की वजह से, और E डॉट DA देख लो आपका कितना होगा। वही E डॉट DA इस वाले हिस्से का बनेगा, ठीक है, बट वो नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं टोटल निकालूं कि टोटल फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस में से 0 निकलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम यहां पे फ्लक्स को निकालेंगे। वैसे हमेशा याद रखिए, जब भी आप फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल रहे हो या कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो और किसी क्लोज्ड सरफेस में से देख रहे हो कि कितनी लाइंस पास होंगी, अगर वो क्लोज्ड सरफेस चार्ज को कंटेन नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उस क्लोज सरफेस में से निकलेंगी वो 0 निकलेंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये कि अगर कभी भी क्लोज्ड सरफेस में से आपको बताना हो कि कितना फील्ड लाइंस निकल रही हैं और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं बाहर है जहां से फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं, जहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फील्ड लाइन सेटअप हुई हैं, अगर आप ये बोलो कि भाई वो जो चार्ज है वो उस क्लोज्ड सरफेस से बाहर है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ उस क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा दोस्तों।
ठीक है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप पॉइंट चार्ज लो, चाहे यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से जीरो आएगा अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं लाई कर रहा है तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, तो आगे चल के देखना, इसको हम एक और रूप से पढ़ेंगे, बट लॉजिकली अगर आप इसको समझें तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी के तहत अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वो यूनिफॉर्म है हमारे पास। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पे मान लीजिए मेरी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मान लीजिए मैं कोई क्लोज्ड सरफेस लूं और क्लोज्ड सरफेस कुछ इस तरह का है, तो इस तरह का क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है भाई, और मैं आपसे पूछूं बताओ इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस में से पास होंगी, तो नेट आंसर आएगा जीरो। क्यों भाई? फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस दैट विल बी जीरो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस में जीरो आएंगी। आप बोलोगे क्यों सर? जरा देखिए, यहां पे अगर ये क्लोज सरफेस है तो एरिया की डायरेक्शन देखो, इस हिस्से में एरिया किधर आएगा? एरिया की डायरेक्शन इधर आएगी, मैं इसको A1 बोल देता हूं। इस हिस्से में एरिया की डायरेक्शन किधर आएगी? इस तरफ आएगी, इसको भी मैं A1 ही बल्कि A2 बोल दो आप। ठीक है, A1 और A2 का मैग्नीट्यूड बराबर है भाई। ठीक है, और एक हो गया जो सराउंडिंग में जो कर्वी जो हिस्सा है, ठीक है, एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप है ना ये, तो कर्वी जो हिस्सा है उसका एरिया क्या होगा? एरिया इसका परपेंडिकुलर होगा भाई सरफेस के। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे एरिया इस तरफ आएगा, यहां पे देखोगे तो यहां पे एरिया इस तरफ आएगा, तो यहां पे जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो कर्व वाला हिस्सा है उसमें एरिया ऑलवेज सरफेस के क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हर जगह इस तरफ है। तो अगर मैं E डॉट DA की बात करूं तो मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, सबसे पहले इस हिस्से में से निकालते हैं फ्लक्स। यहां पे एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हर जगह इस तरफ है, तो यहां पे E डॉट DA जब आप करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा E इंटू A1, सीधा सीधा, क्योंकि E की वैल्यू कांस्टेंट है और यहाँ पे एरिया की जो डायरेक्शन है और जो E की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा भाई। ठीक है, E इंटू A1, E तो मेरा बाहर ही आ गया ना इंटीग्रेशन से, E की जो डायरेक्शन है और DA की जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट तो मेरा यूनिटी हो गया, तो यहाँ पे E का मैग्नीट्यूड रहेगा और DA का मैग्नीट्यूड रहेगा, तो E को बाहर ले लो और DA का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट करोगे तो A1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा माइनस E इंटू A1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा बता देना, यहाँ पे बन जाएगा E इंटू A2 और ये प्लस का बनेगा भाई। ठीक है, इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि एरिया भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे E इंटू A2 आपका ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब आइए यहाँ पे एरिया इस तरफ है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेस होगा उस कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग द सरफेस होगी और जो एरिया होगा वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इस हिस्से से आपका कोई जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से कोई फ्लक्स लाइंस पास नहीं हो रही, जो कर्व्ड सरफेस है वो तो अलोंग द लाइंस हो गया ना भाई, तो उसके थ्रू कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। ठीक है, तो इस वाले हिस्से का जो फ्लक्स बनेगा वो जीरो बनेगा। अगर मैं टोटल पूछूं क्लोज्ड सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, क्लोज्ड सरफेस में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर पूछी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबका सम करना पड़ेगा, दिस प्लस ये जो कर्वी सरफेस है उसका एरिया, वो कर्वी सरफेस में से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही है उसका वो वाला फ्लक्स प्लस ये वाला फ्लक्स प्लस ये वाला फ्लक्स, ये सारा ऐड करना पड़ेगा, तभी तो क्लोज सरफेस में से फ्लक्स निकलेगा। अब जब आप ऐड करोगे तो ये तो पहले से ही जीरो है, कर्वी सरफेस में से ये और ये ऐड करोगे तो A1 और A2 तो बराबर है ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो इसमें से निकलेगा दैट मस्ट बी जीरो, और जीरो होना भी चाहिए, बिकॉज आप खुद सोचिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली हुई है जिसका आपको फ्लक्स बताना है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज ने सेटअप की होगी भाई, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी वजह से वो लाइन सेटअप हुई है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी वजह से वो लाइन सेटअप हुई है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये इसके अंदर तो नहीं ना है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है और जिसका फ्लक्स बताने जा रहे हो, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स देखने जा रहे हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो चार्ज बना रहा है जिसकी वजह से वो बनी हुई है, वो चार्ज इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। तो अगर इसके अंदर लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब फ्लक्स जो निकलेगा इस क्लोज्ड सरफेस में से वो ऑलवेज जीरो आएगा।
ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है भाई, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट चार्ज ना होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मुझे फ्लक्स निकालना होता, तो जरा देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो मैंने क्लोज्ड सरफेस के बारे में थोड़ी जानकारी दी आपको कि क्लोज सरफेस में से फ्लक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब सोचिए अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई मेरे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर आपको मैं यहां पे कोई सरफेस दे देता, और सरफेस मान लीजिए कोई कर्वी सरफेस है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट लाइन है, मान लीजिए लैम्डा कूलम पर मीटर, ये मेरी इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पे मान लीजिए कुछ हिस्सा दे रहा हूं इस सिलेंडर के ऊपर, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इस सिलेंडर पे, अच्छा यहां पे आपको ये भी दे रखा है कि भाई ये जो है ये डायरेक्शन है आई कैप, ये डायरेक्शन है मेरी जे कैप, और ऊपर की तरफ है के कैप। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि आपको यहां पे एक इसका हिस्सा दे रहा हूं सिलेंडर का। अब जरा ध्यान से देखना भाई कैसा हिस्सा दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये आपको एक एरिया दिया हुआ है, ये एक तरह क्या, एक तरह से ये आपको एरिया दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है भाई। ये आपकी जो डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है भाई। अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी आई कैप डायरेक्शन है, ये मेरी जे कैप डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी आई कैप डायरेक्शन होगी और ये मेरी जे कैप डायरेक्शन होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको जो एरिया दे रखा है, जो सिलेंडर का एरिया दे रखा है, वो आपको यहां पे, यहां से लेके यहां तक दे रखा है, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है और ये वाई पे लाई कर रहा है, ये एक्स पॉइंट पे लाई, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, आप ऐसा समझिए। तो आपसे पूछा है कि बताओ इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास होगा, आपसे ये पूछा है कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? अच्छा, आपको ये रेडियस दे रखी है, इसकी इस हिस्से की रेडियस दे रखी है r, और इसकी हाइट दे रखी है h, ये जो हाइट है ये आपको दे रखी है h। तो अब आप कैसे सोल्व करोगे यहां पे कि कितना फ्लक्स इस एरिया में से पास होगा? तो एक काम करते हैं, देखो ये जो एरिया है ये आपका इस एक्सिस से r डिस्टेंस अवे है, चाहे आप यहां से देखो, क्योंकि अब अगर आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बताओ? ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r कैप। ये r क्या होती है बताओ? ये r होती है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर, इस जो लाइन चार्ज है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वहां पे ये जो r मेजर की गई है, ये इस लाइन चार्ज से मेजर की गई, इसके परपेंडिकुलर लेंथ ये देखते हैं। और r कैप मतलब रेडियल डायरेक्शन, तो इसको आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लो। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेडियली आउटवर्ड आएगी, यहां से r मेजर की गई है। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां से, यहां से हम दिखाएंगे, ये तो r हो गया, और डायरेक्शन जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेडियली आउटवर्ड आएगी, वो बाहर की तरफ आएगी। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ड्यू टू लाइन चार्ज, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब सवाल ये है कि इसकी वजह से मुझे इस हिस्से में से फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, इसका स्मॉल एरिया ले लेते हैं, इसके ऊपर स्मॉल एरिया ले लेते हैं भाई, जो ये आपने जो टोटल एरिया दे रखा है इसका स्मॉल हिस्सा ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सरफेस के ऊपर जो भी आपको सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस पे r नहीं बदल रहा है, आपका फाई बदल रहा है। अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोचो तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बदल रहा है, क्योंकि आप इधर से उधर जा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका फाई बदल रहा है और z बदल रहा है, हाइट बदल रही है। ये आपकी वर्टिकल लेंथ जो है वो z में होगी dz, और ये जो है ये आर्क लेंथ होगी। आर्क लेंथ क्या होती है? r d फाई। फाई क्या होता है? x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उधर, x के साथ कितना इस तरफ एंगल है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोचिए, तो अगर मैं इसका स्मॉल एरिया की बात करूं dA, तो dA की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी r d फाई इंटू dz। ये आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने समझाया था कि इसका स्मॉल एरिया जो आएगा वो कैसे आप निकालोगे सिलेंड्रिकल स्ट्रिप का, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी, r कैप की तरफ डायरेक्शन आएगी, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रखना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r कैप क्या होता है? परपेंडिकुलर लेंथ होती है इस एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ओरिजिन को नहीं देखते इसमें,
इसमें किसको देखते हैं, लाइन को देखते हैं। लाइन से जो लाइन चार्ज है ना, जिस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां से परपेंडिकुलर लेंथ जो है वहां से रेडियली आउटवर्ड देखना है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन चार्ज है मेरे पास, तो यहां से इस तरफ जो है ये रेडियल डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन रेडियली होगी, ये डायरेक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी ना, परपेंडिकुलर जो भी आप लोगे वो रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो रेडियली आउटवर्ड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो आप क्यों रेडियली आउटवर्ड ले रहे हो? आप रेडियली इनवर्ड भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं ना है, तो क्लोज सरफेस नहीं है तो इसका एरिया रेडियली इनवर्ड भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या लेते हैं, जब भी ओपन सरफेस होता है तो ओपन सरफेस होता है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो एरिया होगा उसको हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह से आप एक कन्वेंशन को फॉलो करते हो। तो ये मेरे पास स्मॉल एरिया आ गया दोस्तों, आर डिस्टेंस अवे। आर डिस्टेंस अवे ही तो था भाई, आर डिस्टेंस अवे आपका ये स्ट्रिप है, तो वहां पे आपने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया। अब आप बताइए, अब मुझे ई डॉट डी ए निकालना है। इस स्मॉल एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो ई डॉट डी ए कर देता हूं मैं। तो ई डॉट डी ए करोगे तो बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू आर डी फाई डी जेड, ये बन जाएगा भाई। और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डॉट प्रोडक्ट आपका यूनिटी हो जाएगा। अब जरा देखिए, आर से आर कट गया मेरा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, अंदर है डी फाई डी जेड, और इसको डबल इंटीग्रल करेंगे भाई। फाई कहां से कहां तक बदल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, मतलब x से लेके y एक्सिस के बीच घूम रहा है, तो फाई की वैल्यू 0 पे, यहां से 0 से 90 तक हो जाएगी, तो फाई 0 से π/2 हो जाएगा। और z आपका, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ओरिजिन आप कहीं पे भी मान सकते हो, जब भी कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है उसमें ओरिजिन मैटर करता ही नहीं है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूंगा तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, z की वैल्यू h हो जाएगी, तो 0 से लेके h। अगर आप ओरिजिन मिडिल वाले को मानते हो तो z की वैल्यू -h/2 से +h/2 हो जाएगी, मर्जी है कहीं पे भी मान लो आप ओरिजिन को। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से डी फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो π/2 आ जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो h आ जाएगा, ठीक है। ये पाई से पाई कट गया, तो ये क्या बन गया, लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा h ऊपर आ गया अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया, फील्ड लाइंस आ गई, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ गई जो इस एरिया में से पास होंगी, जिसकी हाइट है h, जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और एंगल मेरा 0 से फाई के बीच बदल रहा है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक बड़ी दिक्कत आती है, और दिक्कत ये आती है कि अगर मेरा सरफेस जो है वो टेढ़ा मेढ़ा दिया होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। कैसे दिक्कत हो जाती है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करोगे, फ्लक्स को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब सच बताऊं तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये एक लॉ ने कैप्चर कर लिया है अपने अंदर, और उस लॉ को हम बोलते हैं गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है वो जरा समझिए, गॉस लॉ क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। गॉस लॉ कहता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अगर मैं ले लूं, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या चीज होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को लिखते हैं डी से, डी। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है ई, और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, डेंसिटी होती है डी। ये भी एक वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर फील्ड है। दोनों में क्या रिलेशन है, डी और ई में क्या रिलेशन है, डी जो है वो आपकी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल के इंडिपेंडेंट आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बताओ, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाता ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये सब आ जाता है, ठीक है। इसमें वो चीज नहीं आएगी, बस आप ये समझ लो। तो आप ये कह सकते हो अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो डी की वैल्यू जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होगी, जो वैक्यूम की परमिटिविटी हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दो बस, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी और ई में कोई खास वो नहीं है। अगर मीडियम कोई दूसरा है, कोई दूसरा मीडियम है वैक्यूम के अलावा, तो डी की वैल्यू जो होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई, ये होगा।
तो फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मतलब समझिए, डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, जो मीडियम की प्रॉपर्टी थी, वो आप हटा दो। जिस मीडियम में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उसमें जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो हटा दो बस। कैसे हटाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता है, आप जानते हो, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव किसके रिलेटिव? वैक्यूम के, एयर के। एयर के रेस्पेक्ट में कोई मीडियम जो है वो कितना ज्यादा उसकी परमिटिविटी है, ठीक है, तो वो एप्सिलॉन आर होती है। ये आपको मैंने पढ़ाया भी था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर मीडियम है, जैसे अगर वैक्यूम की बात करते हो, वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम में आपका जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं भाई, फ्री स्पेस, ठीक है। तो फ्री स्पेस में की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम ले लूं, जैसे मान लीजिए ग्लास ले लो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लो, डाइलेक्ट्रिक मतलब जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, पेपर ले लो, ग्लास ले लो, आपका वुडन ब्लॉक ले लो, वुडन मीडियम ले लो कोई भी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता हो, तो उसकी जो परमिटिविटी होगी वो वैक्यूम की परमिटिविटी की एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सिंपल एप्सिलॉन से दिखा सकते हो। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होगी उसको एप्सिलॉन आर टाइम्स और एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब ये जो एप्सिलॉन आर है ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना ज्यादा है, ठीक है, कोई मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितना ज्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूं फ्री स्पेस या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। एयर की परमिटिविटी भी एप्सिलॉन नॉट ही होती है। एयर भी आप ये मान लो कि एयर में एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से ले सकते हो। तो जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वो आपकी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों, वो आप उसमें से ई के अंदर से ये चीज आप हटा दो, वो डेंसिटी आ जाएगी। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है, अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं तो अब जरा गॉसेस लॉ को देखते हैं। गॉसेस लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वजह से फ्लक्स निकालूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से फ्लक्स निकालूं कोई भी एरिया में से, और अगर सही बताऊं तो कोई क्लोज्ड सरफेस में से अगर मैं निकालूं, कोई क्लोज्ड सरफेस में से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वजह से फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ये क्यू एनक्लोज्ड जो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है ये उसके बराबर होगा, ठीक है। पहले तो आप ये बस समझिए ये क्या चीज है, ये है फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी थ्रू द स्मॉल एरिया डीए। और अगर हम क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये हो जाएगा फिर क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, किसका फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फ्लक्स। मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स आप किसी भी वेक्टर फील्ड का निकाल सकते हो, चाहे वो डेंसिटी फील्ड हो, चाहे वो इंटेंसिटी फील्ड हो, चाहे कोई और रैंडम फील्ड हो। हर फील्ड का अपना एक हर वेक्टर फील्ड का अपना एक फ्लक्स आप निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जिस एरिया में से निकालना है उस एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो बस आप, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है। डीए में से निकाला हमने पहले फ्लक्स डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फ्लक्स ये आएगा, और फिर अगर क्लोज्ड सरफेस में से निकालना है तो उसको क्लोज्ड इंटीग्रल कर दो, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। कितना चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है उसके बराबर होगा। ये है हमारा गॉस लॉ, इसको हम गॉसेस लॉ भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। अब सुनिए डी क्या है? डी को मैं क्या लिख सकता हूं? डी को मैं लिख सकता हूं कोई भी अगर जनरलाइज मीडियम लेके चलो, मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी जनरलाइज मीडियम में लिखूंगा मैं एप्सिलॉन ई डॉट डी ए, और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो बनेगा वो बन जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। ये बन जाएगा दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से आगे कैसे देखोगे आप? ये जो एप्सिलॉन है क्या ये कांस्टेंट है? देखो एरिया में क्या होता है, एरिया जब भी आप निकालते हो तो एरिया में अगर मैं 3 डायमेंशनल सरफेस ले लूं तो 3 डायमेंशनल सरफेस में जो एरिया होगा आप ये कह सकते हो उसमें dx या फिर dx dy होगा, या dy dz होगा, या dz dx होगा। मतलब ये जो है ये x y z पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें dx dy या dy dz या जो भी जो छोटी छोटी स्मॉल टर्म आएंगी dA को निकालने में। अब सुनिए अगर ये जो एप्सिलॉन है अगर ये x y z पे डिपेंड कर रही है,
जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, अगर वो मीडियम में किस पोजीशन पे हो, आप उस पोजीशन पे XYZ पे डिपेंड कर रही है, तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। या फिर अगर ये जो एप्सिलॉन है ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हो कि भाई अगर आप x में जा रहे हो तो अलग परमिटिविटी है, y में अगर उस मीडियम में चल रहे हो तो मीडियम की परमिटिविटी अलग नजर आती है, z में अगर आप जा रहे हो तो मीडियम की परमिटिविटी अलग नजर आ रही है, तो उस केस में भी आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, फिर ये डिपेंड कर रहा है XYZ पे। तो इसका मतलब आप जो है इस एप्सिलॉन को तभी बाहर निकाल पाओगे जब आपका मीडियम कैसा हो, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अगर मीडियम मेरा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक हुआ, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक हुआ, तो उस केस में आप ये कह सकते हो, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक अगर हुआ तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि जो मेरी ये जो परमिटिविटी आएगी, ये परमिटिविटी स्पेस में उस मीडियम में हर जगह पे कांस्टेंट होगी, XYZ पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पोजीशन पे आप उस मीडियम में बैठे उस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, और ना ही वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का मतलब समझिए, होमोजीनियस का मतलब हर जगह मटेरियल एक जैसा है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो एक जैसा है। जैसे कि वुड को अगर आप लोगे तो वुड जो है वो होमोजीनियस नहीं होती, वुडन कोई भी आप ले लो, सोचिए हर तरफ वुड होती, यहाँ पे एयर की बजाय हर तरफ लकड़ी का मीडियम होता, तो लकड़ी के मीडियम में आप हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हर पॉइंट की परमिटिविटी जो है वो हर जगह सेम होगी ना, होमोजीनियस नहीं होता वुडन मीडियम। ऐसे ही अगर मैं अक्रेलिक ले लूं, अक्रेलिक मतलब जो प्लास्टिक होता है ना, अक्रेलिक थोड़ा अलग तरह का मटेरियल होता है, तो अक्रेलिक मटेरियल अगर ले लूं तो आप उसको बोल सकते हो कि वो हाँ भाई होमोजीनियस। ग्लास जैसे ले लो आप, ठीक है, ग्लास भी मतलब हर तरह का ग्लास नहीं, मतलब बहुत सारे ग्लास ऐसे होते हैं जो होमोजीनियस नहीं होते, बट अगर जैसे अक्रेलिक का अगर मैं कोई ब्लॉक ले लूं, अक्रेलिक का कोई मीडियम ले लूं, तो अक्रेलिक आप जरा सर्च करके देखिए, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट क्या होती है, होमोजीनियस होती हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, हर जगह पे अगर आप उस मीडियम में किसी भी पॉइंट पे अगर आप परमिटिविटी की वैल्यू देखो वो सेम आएगी। ऐसे आइसोट्रोपिक मीडियम होता है। आइसोट्रोपिक में क्या होता है, परमिटिविटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, एक्स में जा रहे हो, वाई में जा रहे हो, जेड में जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमिटिविटी पे। तो अगर मीडियम दोनों ही है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस एप्सिलॉन को यहां से बाहर ले सकते हो, और उस केस में गॉस लॉ क्या बन जाएगा, उस केस में क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन, माफ कीजिएगा, अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, या फ्री वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, तो अगर मैं वैक्यूम की बात करूं और वैक्यूम में पूछूं कि गॉस लॉ क्या होगा, तो वैक्यूम में इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट कर दो, और वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है भाई, ठीक है, वो हर जगह फिक्स होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम में भी ये एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट लिख के उसको बाहर ले लो और उसको नीचे ले आओ। तो इसका मतलब है आप वैक्यूम की बात करोगे अगर, इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस आप बोलिए, अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो उसमें गॉस लॉ को आप इस तरह से लिख सकते हो, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा फ्री स्पेस में गॉस लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। गॉस लॉ को आप इस तरह से लिख सकते हो फ्री स्पेस में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर बच्चे इसी को सीरियस ले लेते हैं, भैया ये तो एक स्पेशल केस है उसका, एक्चुअल में तो गॉस लॉ ये है, इसमें तो मीडियम की कोई कंडीशन ही नहीं है ना, आप डी का इस्तेमाल कर रहे हो। डी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है और वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों, तो उससे आप डायरेक्टली अगर आप उसका फ्लक्स निकालोगे तो वो डायरेक्टली क्यू एनक्लोज्ड के बराबर आ जाएगा। क्लोज्ड सरफेस में से अगर फ्लक्स निकाल रहे हो तो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अगर फर्दर इसको ब्रेक करना चाहते हो तो ये कर सकते हो आप, इससे आप ये नहीं लिख पाओगे अगर मीडियम मेरा होमोजीनियस आइसोट्रोपिक नहीं है तो, ठीक है, इसको आप बाहर नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर मीडियम होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है, इसका मतलब एक स्पेशल केस के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते हो और उससे फिर आप ये लिखोगे, उससे फिर आप ये लिखोगे। वैक्यूम में अगर आपको लिखना, वैक्यूम होमोजेनियस आइसोट्रोपिक होता है तो वैक्यूम के लिए आप निकाल सकते हो, तो वैक्यूम में ये वैलिड है, ठीक है, पर हर जगह नहीं, ये है हर जगह वैलिड, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गॉस लॉ अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसको बोलूंगा गॉस लॉ में, ठीक है, हालांकि ये भी गॉस लॉ ही है बट ये उसका एक स्पेशल केस है, क्योंकि जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो उसमें जितनी भी सिचुएशन है वो सारी की सारी वैक्यूम वाली होती हैं या एयर वाली होती हैं, तो आप उनमें क्या कर सकते हो, उनमें आप ये लगा सकते हो,
इसलिए आप इसको ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, बट एक्चुअल जो है वो उसको ध्यान दीजिएगा भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ये क्या चीज है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसको अगर बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का है, वो ध्यान रखना। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस जनरली बच्चे बोल देते हैं ये जब भी कोई बोलेगा फ्लक्स बताओ क्या होगा, तो फ्लक्स को जनरली बच्चे बाय डिफॉल्ट ये बोल देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा रुकिए भाई, आप ये देखिए पहले तो वो फ्लक्स कौन सी फील्ड का पूछा है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का पूछा है कि इंटेंसिटी का पूछा है। अगर तो वो इंटेंसिटी का पूछा है तो आप क्या लिखोगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। और अगर डेंसिटी का पूछा है तो सिंपल क्या लिखोगे, क्यू एनक्लोज लिखोगे। तो आपको ये देखना है कि किस फील्ड का फ्लक्स पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान देना भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। और यहां पे क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाला है, ये भी आप ध्यान देना। अगर क्यू एनक्लोज उस क्लोज सरफेस में है ही नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपका क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो जीरो आएगा, ठीक है, सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो गॉस लॉ है इसको हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिए कैसे। अगर मैं इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूं दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि हमने एक डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ये था भाई हमारा गॉस लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो डिफरेंट मीडियम हो, हर मीडियम में एप्लीकेबल है। तो मैं इसको जो क्लोज्ड सरफेस है इसको मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं दोस्तों। कैसे कन्वर्ट करूंगा, आपको मैंने एक डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाई थी वेक्टर कैलकुलस में, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ डी डीवी, और ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो। डाइवर्जेंस ऑफ डी डीवी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। कितना एनक्लोज्ड चार्ज है उस वॉल्यूम के अंदर, तो आप उसको लिख सकते हो रो वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो वी इंटू डीवी, और उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम, जो भी आप वॉल्यूम यहां पे ले रहे हो ना, क्योंकि जो भी कोई क्लोज्ड सरफेस होगा, आप सोचिए वो क्लोज सरफेस अपना कोई ना कोई वॉल्यूम तो रखेगा ना भाई। ओपन सरफेस का वॉल्यूम जीरो होता है, क्लोज्ड सरफेस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता। मैं आपको जरा समझाता हूं, जरा देखिए, मेरे पास ये एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इसका अपना एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब कितनी ये हवा में जगह घेर रहा है, वो इसका वॉल्यूम है। तो क्लोज सरफेस का अपना वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो, और मैं मान लूं कि इसकी जो साइड्स हैं वो, उनकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, अगर मैं इसकी साइड्स को नेग्लिजिबल मान लूं और मैं इसको ओपन कर दूं, तो हवा में कितनी जगह घेर रहा है, इसके अंदर भी हवा आ गई, बाहर भी हवा आ गई, हर जगह हवा है, और इनकी वॉल की जो थिकनेस है वो तो नेग्लिजिबल है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ओपन सरफेस जो है वो वॉल्यूम नहीं देता। क्लोज्ड सरफेस को आप वॉल्यूम के साथ एसोसिएट कर सकते हो। तो क्लोज्ड सरफेस को, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। एंड जो क्यू एनक्लोज्ड है, अब आपको देखना है इस वॉल्यूम में कितना एनक्लोज्ड है। जो सरफेस में चल चार्ज एनक्लोज था, अब आप ये देख लो उस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है। सिंपल भाई, वॉल्यूम से ही तो क्लोज्ड सरफेस बना है, या आप कह सकते हो क्लोज सरफेस ही वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आपको क्लोज सरफेस में चार्ज एनक्लोज निकालना है तो आप एक काम करो ना, आप ये देख लो कि जो क्लोज सरफेस है वॉल्यूम बना है उसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो आप रो वी डीवी कर लो, इससे आपके पास वही क्यू एनक्लोज्ड ही आ जाएगा। सही है भाई। अब जरा देखिए, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो तो सेम ही है भाई, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, यहां से आप ये बोल सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ डी जो बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू रो वी, ठीक है। ये हमारा हो गया गॉस लॉ, ये हमारा हो गया गॉस लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल है। बट अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में क्या होगा, यहां पे डी को एप्सिलॉन नॉट इनटू ई लिख सकते हो, और एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले जाओ भाई, तो यहां से भी वो नीचे आ जाएगी। यहां पे भाई सिंपल सी बात है ना यार। अगर मान लीजिए मैं वैक्यूम की बात करूंगा तो वैक्यूम में आप इसी चीज को आप ऐसे लिख दो ना, डी की जगह पे आप ये लिख सकते हो ना, एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो वी, ऐसे लिख सकते हो। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है एक्स वाई जेड का फंक्शन तो है नहीं भाई, स्पेस का फंक्शन तो है नहीं वैक्यूम के अंदर, ये तो कांस्टेंट है हर जगह। तो आप इसको बाहर ले सकते हो डाइवर्जेंस से,
क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, ये तो डेरिवेटिव ही लेते हो आप एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा रखा है हमने, ठीक है। तो आप इसको कॉमन ले सकते हो और इसको नीचे ले जा सकते हो। तो वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो गॉस लॉ जो है वो ये बनेगा, ठीक है भाई, ये आपका वैक्यूम में आ जाएगा गॉस लॉ। बट ये जो है ये स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना, ये हर जगह वैलिड है, ये तो इसका स्पेशल केस है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई, गॉस लॉ को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ हमें बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से आपको अगर फ्लक्स निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या फिर डेंसिटी का, तो वो क्या होगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम एक काम करते हैं, अब हम जरा कुछ सिचुएशन को लेते हैं और जरा निकाल के देखते हैं। सोचिए मेरे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, और मैंने क्या किया, मैंने इसके चारों ओर कोई एक क्लोज्ड स्फीयर ले लिया, ठीक है। मान लीजिए सेंटर पे रखा हुआ है, मैंने क्लोज्ड स्फीयर ले लिया और मैं जानना चाहता हूं कि भाई कितना फ्लक्स इसमें से निकलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड इंटेंसिटी। जो फील्ड की डेंसिटी होगी, फील्ड डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसको आप एक और तरीके से भी बोल सकते हो, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लेकिन किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फ्लक्स, इसको एरिया से डिवाइड कर दो। या आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखो डेंसिटी का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछता इस पर्टिकुलर केस में कि आप बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी उसका फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज्ड सरफेस में से, तो आप सीधा सीधा बोलते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q, वही मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। लेकिन अगर मैं बोलता कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कितना फ्लक्स जो है वो इस क्लोज्ड सरफेस का में से होगा, तो अगर वो निकालना होता तो वो क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA की जो वैल्यू होती है दैट मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड, और कुछ दे नहीं रखा था हम वैक्यूम या एयर मान के चलेंगे, बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो आंसर दोगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप क्या आंसर दोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके चार्ज एनक्लोज्ड Q हो गया ना भाई इसके अंदर, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स निकलेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। यही चीज आप पहले भी निकाल चुके हो। ये चीज आपने कहां पे निकाली थी बताओ, ये चीज आपने पिछले एपिसोड में हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाला था भाई, तो वहां पे आपने फॉर्मूला लगाया था E डॉट dA और उसको फिर इंटीग्रल किया था, क्लोज्ड इंटीग्रल किया था, उससे भी सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि आप डायरेक्टली गॉस लॉ का इस्तेमाल करके ये बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई लाइन चार्ज है, ठीक है, कोई लाइन चार्ज है, और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इसके यहां पे हमने कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया है, ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर, कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया है इसकी ए रेडियस पे, इसकी ए रेडियस पे हमने कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ये बंद है भाई सरफेस सारा का सारा, यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है, ठीक है। ऐसे कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया जिसकी हाइट है h, और अगर मैं पूछूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कितना फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस में से निकलेगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो Q एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके अंदर, Q एनक्लोज्ड क्या है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा ना भाई। तो Q एनक्लोज्ड क्या है जरा बताइए, इसके अंदर जो Q एनक्लोज्ड आएगा वो बनेगा लैम्डा कूलम पर मीटर ना, इसकी हाइट है h, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया, लैम्डा h हो गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। ये क्या होगा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। अगर आप इसको ओपन करके एक एक हिस्से को देखोगे तो आप देख सकते हो, जरा देखो, इस एरिया से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो जीरो निकलेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड है और एरिया की डायरेक्शन तो जेड की तरफ है। एरिया आपका यहाँ पे जो एरिया ऊपर वाला एरिया है ये जेड की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी और जो एरिया आएगा, एरिया यहाँ पे डाउनवर्ड है भाई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो एरिया जो है वो मेरा डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। तो अगेन एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी उसमें 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो वहां पे भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब बचा ये कर्व्ड सरफेस। अब अगर कर्व्ड सरफेस की मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे, जो भी कर्व्ड सरफेस है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है बताओ जरा, इस लाइन चार्ज से वो a है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस कर्व्ड सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो बनेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और वो रेडियली आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगी, और वो ये होगी, क्योंकि हर पॉइंट a डिस्टेंस अवे है यहां से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस सरफेस पे, कोई भी पॉइंट ले लो वहां पे इतनी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अब अगर मैं डीए की बात करूं यहां पे, अगर मैं डीए की बात करूं, स्मॉल सरफेस एरिया की बात करूं, तो स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा स्मॉल सरफेस, इसमें डीजेड आ जाएगा और ये ए डी फाई हो जाएगा भाई। आर्क लेंथ, स्मॉल आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, ए डी फाई। तो एक तो आपका डीजेड हो जाएगा और एक हो जाएगा ए डी फाई। ये आपके पास क्या आ गया, स्मॉल सरफेस एरिया आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं ई डॉट डीए करूंगा यहां पे, अगर इस स्मॉल एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं अगर वो मैं देखूंगा, तो ई डॉट डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, ये भी रेडियली आउटवर्ड है भाई एरिया, जो स्मॉल एरिया ये भी रेडियली आउटवर्ड है। तो अगर मैं ई डॉट डीए करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए से कट जाएगा, ठीक है, डीजेड इंटू डी फाई। ये आपका बन जाएगा स्मॉल एरिया में से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब मुझे तो पूरे कर्व्ड सरफेस में से चाहिए भाई, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी जेड, और ये मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फाई कहां से कहां तक बदल रहा है, पूरे कर्व्ड सरफेस को अगर आप देखोगे तो फाई में, फाई एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, पूरे कर्व्ड सरफेस में जो फाई है वो तो 2 पाई घूम जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 2 पाई मेरा फाई हो गया। और जेड कहां से कहां तक हो गया, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो 0 से लेके एच तक आप जो है आप जेड को ले लो। तो अल्टीमेटली क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बताइए, फाई को इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा और जेड को करोगे तो एच आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये बन गया लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने निकाल लिया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स हमारे पास आ गया है, ऊपर वाले एरिया की वजह से 0, नीचे वाले एरिया की वजह से 0। तो अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल में निकालता, क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो तीनों को जोड़ दो भाई, 0 प्लस 0 प्लस ये वाला जो है, तो आंसर यही आता। और गोसलो भी यही कह रहा है कि गोसलो ने बोला कि भाई जो क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया था यही चीज। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो दोस्तों। इसका मतलब गोसलो ने बिल्कुल सही बात बोली है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, अगर क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स निकाल रहे हो तो आप गोसलो की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का निकाल रहे हो कि इंटेंसिटी का निकाल रहे हो। तो थोड़ा सा फर्क है बस दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब आप बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए मैं ऐसा लेता कि कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q, वो यहां पे है, और अगर मैं कोई क्लोज्ड सरफेस ले रहा हूं इसके चारों ओर, बट वो जो क्लोज सरफेस है वो स्फीयर नहीं है, वो स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो ऐसे रैंडम शेप है, क्लोज्ड जरूर है, बट वो जैसे वो पॉलिथीन होता है ना, आप सोचे कोई पॉलिथीन को मैं बंद कर दूं और अंदर हवा भर दूं उसके, और अंदर कोई सेंटर पे, उसके अंदर सेंटर तो खैर उसका डिफाइन नहीं कर सकता, बट जो भी उसका वॉल्यूम का जो सेंटर है वहां पे मैं कोई पॉइंट चार्ज रख दूं, या कहीं पे भी रख दो उसके अंदर पॉइंट चार्ज, और मैं आपसे पूछूं बताओ जो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी वजह से यहां से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो क्या गोसलो लगा सकते हो आप? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। गोसलो क्या कहता है, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर ये क्लोज्ड है, बंद है, तो इससे जो टोटल फील्ड लाइंस जो निकलेंगी दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से फ्लक्स लाइंस निकाल रहे हो तो वो बनेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इतनी फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से निकलेंगी। गोसलो से डायरेक्टली कह सकते हो। इसका मतलब गोसलो इसे ये मैटर नहीं करता कि आपका जो क्लोज्ड सरफेस है वो कोई सिमेट्रिक शेप का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसा भी शेप हो भाई, क्लोज्ड सरफेस है ना, तो आप डायरेक्टली उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास होंगी, ठीक है। बड़ा आसान है। तो मुझे उम्मीद है आपको गोसलो समझ आया। गोसलो हर जगह एप्लीकेबल है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोसलो हर जगह एप्लीकेबल है भाई, खासकर ये डी डॉट डी ए वाला जो मैंने बताया आपको, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो आगे चल के जब आप मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ोगे तो उनमें से एक इक्वेशन यही है। मैक्सवेल ने बोला कि गोस ने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या किया है, वो इक्वेशंस को उठाया है जो बिल्कुल करेक्ट इक्वेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो गोसलो वाली जो इक्वेशन है, जो डी डॉट डी ए वाली इक्वेशन है, वो बिल्कुल परफेक्ट है भाई। मैक्सवेल ने बोला कि ये बिल्कुल सही है।
तो आगे चल के मैक्सवेल की इक्वेशन में वो एक ऐड हो जाएगी वो इक्वेशन, आप ये समझिए, ठीक है। तो आई होप आपको गोसलो समझ आया, गोसलो क्या कहता है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इसके ऊपर और फर्दर डिस्कशन करेंगे और इसकी एक बढ़िया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे गोसलो को वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।